एएमपी इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या करता है, इन्हांस करता है। ऐसे में क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। बट एट द सेम टाइम व्हेन जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी टाइम पे सपोज अगर यहाँ पर 100 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है तो 100 में से 10 कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट में। यानी ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में, मगर इसमें से यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से 10 फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे, वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी इसके कान में आके कहेंगे कि साहब थोड़ा जल्दी काम करिए, ऊपर ढेर लग गए। तो ऐसे में क्या होगा कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसको स्पीड के साथ फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब जो ये सबस्ट्रेट बनता है फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट, इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। यानी ये काइनेज का मतलब फॉस्फेट ऐड करता है, किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 यानी ये फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड करता है, यानी काइनेज एट फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे लगाता है, यानी 6 पे लगा हुआ था, फर्स्ट पे लगा दिया। मगर जो दूसरा एंजाइम है वो क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, ये क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 10 सबस्ट्रेट को फ्रक्टोज 2 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है। क्यों है, क्योंकि इस जगह पर फिजियोलॉजी काम करना शुरू कर देती है। बॉडी की फिजियोलॉजी जब ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है तो वो इस एंजाइम पे वर्क करना शुरू करती है। इस एंजाइम पे भी वर्क करती है, इस पे करती है, इस पे करती है, इस पे करती है। तो किस तरह से वर्क करती है कि ये जो एंजाइम है ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, यानी इसके पास 2 फंक्शन है। इसका जो एक फीमेल पार्ट है जिसमें काइनेज एक्टिविटी है, के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास काइनेज एक्टिविटी, काइनेज का मतलब फॉस्फेट लगाने की एक्टिविटी। और ये जो एंजाइम है दूसरा वाला, इसके पास इसमें पी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कहते हैं फॉस्फेटेज एक्टिविटी, यानी ये क्या करेगा, फॉस्फेट को हटाएगा और ये फॉस्फेट को लगाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 2 पोजीशन पर, यानी ये फर्स्ट ये सेकंड 2 पोजीशन पे क्या करता है, ये फॉस्फेट ऐड करता है ये एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट को 2 पोजीशन से हटा देता है। यानी अगर मान लीजिए इस एंजाइम में 2 पोजीशन से इसने फॉस्फेट को हटा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे ढेर लग जाएंगे, और जब ये यहाँ पे ढेर लगेंगे तो ये क्या होंगे, ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी जितने भी रिवर्सिबल स्टेप है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लाइकोलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, यानी 1 2 एंड 3। तो अब ये एंजाइम क्या करता है, काइनेज एक्टिविटी की वजह से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली इस एंजाइम की काइनेज एक्टिविटी ऑन रहती है। देखिए मतलब ये मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेज एक्टिविटी क्या है, स्टार्ट है, और इसकी जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी है वो स्टॉप है। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर बॉडी फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। वो क्या करती है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी, चलेगी, या ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी। तो चूंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, लो करता है। अब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ग्लूकोज को टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर GLUT4 ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंसुलिन इसमें क्योंकि GLUT4 ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन इससे बाइंड करेगा और इसको ओपन कर देगा, और यहाँ से तेजी से ग्लूकोज अंदर आएगा। जब ग्लूकोज बहुत तेजी से अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, इंसुलिन पहले यहाँ पर आएगा और इससे बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन आया और इस जगह पर बाइंड हो गया। तो जब ये बाइंड करेगा और ये ग्लूकोज को अंदर भेजेगा, जब ग्लूकोज अंदर आएगा और इंसुलिन यहाँ पे बाइंड करेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, अंदर बहुत सारी सिग्नलिंग करेगा। उनमें से एक सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग का मतलब ये सारे सिग्नल जाएंगे न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम है और इस पर मल्टीपल जीन्स हैं। तो इस क्रोमोसोम में ये जो सिग्नल है इसमें से एक सिग्नल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और वो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक जीन क्लस्टर ऑफ जीन को एक्टिवेट कर देगा, जिसमें से एक जीन जो है वो ये वाला, जैसे जीन नंबर 1 है, ये जीन नंबर 2 है, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं। तो ये 3 जीन्स हैं, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3। जब इंसुलिन यहाँ बाइंड करता है और यहाँ पर सिग्नल रिले करता है तो यहाँ से बहुत सारे सिग्नल निकलते हैं। उनमें से एक सिग्नल इस सेल के न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस में जाके इस जीन को एक्टिवेट करता है। ये 3 जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। तो जब ये तीनों जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो इनमें से ये जीन जो है mRNA बनाता है, और mRNA सेल के बाहर जाता है, यहाँ पर प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम क्या, हेक्सोकाइनेज। यानी जब इंसुलिन आएगा सेल के अंदर, इससे रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसका मतलब इंसुलिन का बाइंड करने का मतलब ये है कि सेल के बाहर ग्लूकोज बहुत है, और ग्लूकोज बहुत है इसका मतलब ग्लूकोज अंदर आएगा। वो यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो ये उससे पहले यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की
बहुत सारे हेक्सोकाइनेज को तैयार करके रखेगा। अगर सपोज इस सेल के पास 10 हेक्सोकाइनेज थे तो ये एंजाइम ये सिग्नलिंग आएगी, न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल भेजेगा, इस जीन को एक्टिवेट करेगा, ये जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी बाहर जाके साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोटीन क्या होगी यहाँ पर आकर के एंजाइम की तरह वर्क करेगी, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगी। यानी जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की जो स्पीड बढ़ेगी, ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शन मल्टीपल रिएक्शंस चलेंगी, उसके लिए वो क्या करेगा, इस जीन नंबर 1 को एक्टिवेट करेगा। और क्या करेगा, इसके अलावा ये दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, ये भी अपना एमआरएनए बनाएगा, जीन नंबर 2 एमआरएनए बनाएगा, और ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। और ये दूसरा जीन जो एक्टिवेट होगा ये एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से भी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, और ये प्रोटीन होगी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। यानी दूसरा जो जीन एक्टिवेट करेगा यही इंसुलिन का सिग्नल दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करेगा। यानी देखिए, अगर ग्लाइकोलिसिस रुकेगी या ग्लाइकोलिसिस चलेगी या इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होगी तो वो इन्हीं स्टेप्स पे डिपेंड कर रही है। एक्सोकाइनेज अगर यहाँ पर एब्सेंट है तो ग्लूकोज यहाँ पे ढेर लग जाएंगे और ग्लूकोज फिर वापस बाहर चले जाएंगे, और अगर एक्सोकाइनेज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये स्टेप क्रॉस हो गया तो ये फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पर ये ढेर लगेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगर ये ढेर लगेगा यानी यहाँ पर ये हैम्पर करने लगेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये वापस ऊपर सरक जाएगा। तो यानी इस स्टेप पर भी हमें एंजाइम्स, अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बहुत सारे यहाँ ढेर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जब ये भी हर्डल क्रॉस हो जाएगा तो ये फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइसोमर है, यहाँ पर अल्डोलेज एंजाइम काम करेगा, और अल्डोलेज क्या करेगा, इसको क्लीव कर देगा दो पार्ट्स में, एक में डीएचएपी में कन्वर्ट कर देगा, दूसरा कर देगा ग्लिसरीन ट्रिफॉस्फेट में कन्वर्ट। स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है, यानी ये 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये भी नेक्स्ट स्टेप भी रिवर्सिबल स्टेप है, ये 3PG में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिफॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद का स्टेप ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, फिर ये 2PG में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, ये भी क्या हो जाएगा, 2PG से PEP में कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेज एंजाइम के थ्रू। एंड नेक्स्ट यहाँ जब PEP में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये यहाँ पर रुक सकता है। अगर यहाँ पर पाइरूवेट काइनेज एंजाइम सफिशिएंट नहीं है तो वो क्या होगा, यहाँ PEP में, यहाँ पर पीपी के प्लेस पे फिर से ढेर लगने लगेंगे, और अगर यहाँ पर एंजाइम नहीं तो ये फिर ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अगर यहाँ पर एंजाइम, दूसरा एंजाइम इसको इधर कन्वर्ट कर देगा तो फिर यानी ये यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए फ्री है, रिवर्सिबल होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर नीचे कहीं भी सरक सकते हैं, और यहाँ से यहाँ ये ऊपर नीचे सरक सकते हैं। सिर्फ ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलेशन है। अब यहाँ पर दूसरा एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की सप्लाई पूरी कर देता है। यहाँ पर जैसे ही सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का लेवल बढ़ेगा, एक्सोकाइनेज का लेवल बढ़ेगा, और तीसरे जीन को एक्टिवेट करेगा। तीसरा जीन है, इसका एमआरएनए बनेगा, और ये भी सेल के बाहर जाएगा और प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन बनेगी, दिस इज कॉल्ड पाइरूवेट काइनेज। पाइरूवेट काइनेज क्या करेगा, जब यहाँ पर पीपी बहुत सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पाइरूवेट में, पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी 3 स्टेप्स जो है बहुत ही रेगुलेटरी स्टेप है। अब एक तो हमने देखा इंसुलिन ने यहाँ से बाइंड किया, एक सिग्नल यहाँ भेजा सेल के न्यूक्लियस में, और उसने इस जीन क्लस्टर को एक्टिवेट किया जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 जीन्स को एक्टिवेट किया, जिसने हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंड पाइरूवेट काइनेज, इन तीनों एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर दिया लार्ज अमाउंट में, जिससे ग्लाइकोलिसिस फास्ट चल सके। दूसरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस एंजाइम का, अगर ये एंजाइम इनहिबिटेड हो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम है, अगर ये इनहिबिटेड हो तो ये एंजाइम इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। यानी फॉस्फेटेज, एक सिग्नल इससे आता है फॉस्फेटेज से, और ये क्या करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट एक्टिवेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एक्टिवेट होता है तो इसको बहुत फास्ट स्पीड से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। यानी इसका मतलब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम का एक्टिवेट होना जरूरी है, और ये अगर इनहिबिट होता है तो ये इंसुलिन जो है उसका एक सिग्नल आकर के इसको एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, फ्रक्टोज 2,6-फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है, और ये नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर जाता है। फिर यहाँ से ये सारे, मान लीजिए ये 100 से 100 में कन्वर्ट हो गए फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में, फिर ये सारे कन्वर्ट हो गए, ब्रेक डाउन हो गया, इसमें से फिर मान लीजिए 50 ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट हो गए, और 50 हो गए डाइहाइड्रोस्टोन फॉस्फेट, ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट में, और सेम वही रिएक्शन जो यहाँ चल रही है वो यहाँ भी चलेगी, और यहाँ पे भी पाइरूवेट, एक पाइरूवेट हमको मिलेगा और यहाँ पर एक पाइरूवेट हमको मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे चलेगी। अब जैसे हम इस स्टेप को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, एल्डोलेज एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, एंड देन ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट को 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हालांकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, बट ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। यहाँ पर इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन, यहाँ पर एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप पे सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। अगर यहाँ पर इस एंजाइम में पॉइजनिंग हो जाए, जैसा कि एक पॉइजनिंग होती है जिसे कहते हैं आर्सेनेट की पॉइजनिंग, आर्सेनिक की पॉइजनिंग, अगर आर्सेनिक बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन को आर्सेनिक दिया जाए तो आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक ग्लाइकोलिसिस को
हैम्पर करता है, यानी ग्लाइकोलिसिस में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको रोकता है। तो कैसे रोकता है? जिस जगह पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड किया है आईपी, जिस जगह पर ये जो एंजाइम है ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी एक पॉकेट नंबर 1, पॉकेट नंबर 2 एंड पॉकेट नंबर 3, 3 पॉकेट्स हैं। तो पॉकेट नंबर 1 में आईपी बाइंड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये क्या करता है, इसमें से फॉस्फेट निकाल करके, इसमें से फॉस्फेट निकाल करके इसमें जोड़ देता है ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लिसरीहाइड 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक से यहाँ से एक फॉस्फेट निकालता है और इसमें ऐड कर देता है, और इसका हाइड्रोजन निकाल करके किसमें ऐड कर देता है, एनएडी में, इसमें ऐड कर देगा एनएडी में। ऐसे में क्या होगा, एनएडी कन्वर्ट हो जाता है, जब एनएडी में ऐड करता है ये एंजाइम, तो एनएडी कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच में, और ये क्या होता है, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, और वहां पर जाकर के एक एनएडी से हमें 3 एटीपी मिलती है। यानी ये एंजाइम क्या करता है, अगर इस जगह पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्लेस पे इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी वजह से ही एनएडी कन्वर्ट हो रहा है एनएडीएच में। अगर ये यहाँ पर एब्सेंट हो जाए, इसके प्लेस पर एक पॉइजन आके बाइंड कर जाए, मान लिया इस जगह पर आर्सेनिक आके बाइंड कर जाए, आर्सेनिक इस पॉइंट पे बाइंड कर जाए, तो इसके बाइंड करने से क्या होगा, ना तो ये फॉस्फेट इसको दे पाएगा क्योंकि इसके पास फॉस्फेट नहीं है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास एक फॉस्फेट था, अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर H3PO4 2- होता है, तो इसको अगर हम ऐसे बनाएं, इस जगह पे H, यहाँ पे O-, तो एक H ये यहाँ से निकाल लेता है, और एक H निकाल लेता है ये ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट, जो ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट है इससे एक H निकालता है, तो दोनों H को इसको NAD के साथ ऐड करता है ये एंजाइम। अगर सपोज यहाँ पर आर्सेनिक बाइंड कर जाए तो ये क्या होगा, इसको फॉस्फेट नहीं दे पाएगा, और इससे और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उससे ये वाला H निकाल करके जब ये NAD को देता है वो भी नहीं दे पाएगा। ऐसे में NAD का कन्वर्जन NADH में नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज़ ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा, ना NADH का फॉर्मेशन हो पाएगा और ना यहाँ पे ग्लिसरीहाइड यहाँ पर 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो पाएगा, बल्कि ये क्या कर देगा, इस सबस्ट्रेट को एक स्टेप आगे पहुँचा देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी 3PG में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसके एक एंड पे यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है, इसको यहाँ फॉस्फेट लगा रहने देगा, और ये चूंकि यहाँ पर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट पे अटैच होता है, तो यहाँ पे ये दूसरा फॉस्फेट लग जाता था, तो चूंकि ये यहाँ पे आर्सेनिक बाइंड करने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया 3PG में। ऐसे में लॉस क्या हुआ, ऐसे में लॉस ये हुआ, ऐसा ही सेम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि आर्सेनिक जब यहाँ भी बाइंड करेगा ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज से, तो यहाँ पर भी यही पॉइजनिंग क्रिएट करेगा। और इस दोनों स्टेप पे क्या हो रहा है, देखिए, एक तो यहाँ NADH का प्रोडक्शन नहीं होगा, एक तो हमें इसकी वजह से 3 ATP का लॉस हो जाएगा जो हम ETS से गेन करते हैं, वो नहीं मिलेगा। दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे यही फॉस्फेट को ADP रिसीव करता है और ATP में कन्वर्ट करता है। अब चूंकि इसके फर्स्ट स्टेप पे फॉस्फेट लगा ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर ये ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इधर भी ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी NAD और ATP यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, NAD और ATP यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप पे लास्ट में यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस होगा और एक ATP यहाँ प्रोड्यूस होगा, और जबकि हमने देखा है 2 ATP हमने ऊपर खर्च किए हैं और 2 ATP नीचे प्रोड्यूस हुए, यानी ग्लाइकोलिसिस चलने का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका मतलब ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस एंजाइम पर भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनिक की पॉइजनिंग की वजह से आर्सेनिक यहाँ पे बाइंड कर लेता है ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट से, और जिसकी वजह से 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और NADH में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद सारे स्टेप रिवर्सिबल है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ तक आना है किसी भी तरह। यहाँ वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही पायरुवेट PEP कन्वर्ट हो जाता है, तो अब मान लिया सारे 9 यानी 50 इधर और 50 इधर PEP में कन्वर्ट हो गए। अगर ये यहाँ पर एंजाइम पायरुवेट काइनेज सफिशिएंट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, PEP फिर ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ तक वापस चले जाएंगे, और फिर जब यहाँ से वापस चले जाएंगे एल्डोलेस, इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर सकता है। यानी ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और अगर पायरुवेट से ग्लूकोज बने तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी अगर हमने इस एंजाइम को डिफिसिट कर दिया तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ऊपर की तरफ चलाने लग जाएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का बाईपास क्या होगा, जब ये यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ पर दूसरा एंजाइम क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये ऊपर नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ रिएक्शन चल गई, ऐसा क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर साइकिल नीचे की तरफ, रिएक्शन नीचे की तरफ चलेगी, यानी इस तरह से चलेगी, ये सारे एंजाइम एक्टिव रहेंगे, तो साइकिल को, रिएक्शन को नीचे ले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलिसिस। अब हम इसमें देख रहे हैं पायरुवेट काइनेज क्या है। पायरुवेट काइनेज के देखिए मुंह में क्या है, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यहाँ पर आकर के इसके माउथ में बाइंड कर गया है। ये क्या कर रहा है, जब ये इससे बाइंड करता है फ्रक्टोज 1,6 जो इससे बाइंड करता है, तो क्या करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, यानी इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे में क्या होता है, ये PEP को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजाइम ये यहाँ से डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं हो सकता है, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन यहाँ तक हो गया। तो ये जो है पूरा इस तरह से रेगुलेट होता है। अब हमने इसकी फिजियोलॉजी में हमने देखा था कि इंसुलिन जब बाइंड करता है तो वो इसको क्या करता है, रिएक्शन को ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। अब अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई था तो इंसुलिन बाइंड हुआ था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन जा करके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर है G7, इसे कहते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर या 7 पास रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, और रिसेप्टर में जो है वो ट्राइमेरिक प्रोटीन है G अल्फा बीटा एंड गामा।
तो जी अल्फा यहाँ से डिसोसिएट होता है और जाके बाइंड करता है एडेनाइल साइक्लेज से। ये मेम्ब्रेन कंपोनेंट है। एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, एक एंजाइम की तरह वर्क करता है और ये एटीपी को सेल के अंदर जो एटीपी है, सॉरी, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी। ऐसे में क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का लेवल सेल में बढ़ जाता है। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो दूसरा एंजाइम है प्रोटीन काइनेज ए, अभी क्या है, नॉर्मली सो रहा है यानी इनएक्टिव है। जैसे ही साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है वो क्या करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता है तो ये एंजाइम क्या होता है, जाग जाता है। जाग गया तो ये जाग जाता है तो ये क्या करता है, इसका काम है फॉस्फोराइलेशन करना, और ये क्या करता है, एक्टिवेट होते ही इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता है, दोनों एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता है। जैसे ये फॉस्फेट ऐड करता है तो ये जो बाई फंक्शनल एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, इसका जो काइनेज वाला पोर्शन है यानी जो फॉस्फेट लगाने वाला पोर्शन है, इस पर जब फॉस्फेट लगाता है तो ये क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ये ऑफ हो जाता है और जो ऑफ था वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। ऑन हो गया तो जब ये ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है तो ये क्या करता है, जो ये सबस्ट्रेट है जिसमें टू पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये जो कि फॉस्फेटेज एक्टिविटी रखता है तो ये 2 पोजीशन से फॉस्फेट को हटा देता है। ऐसे में क्या होता है, ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता है, और ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वैसे भी इसका लेवल बढ़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करने वाला साइकिल है, यानी यहाँ से जब ये चलेगा तो ये क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, यानी इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बढ़ाएगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। और जो यहाँ पर दूसरा एंजाइम है फॉस्फेटेज एक्टिविटी वाला, यानी यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज, वो क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ले जाने वाला साइकिल को, जो इस स्टेप पाथवे को ऊपर की तरफ ले जाता है, वो एंजाइम क्या करता है, यानी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो ग्लूकागॉन की साइकिल जो सिग्नलिंग है वो क्या करेगी, इस पाथवे को ऊपर की तरफ ले जाएगा। और इंसुलिन का जो इफेक्ट है, इंसुलिन की जो रिएक्शन है वो इस पाथवे को नीचे की तरफ ले जाएगा, यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाने में इंसुलिन का रोल है और ग्लाइकोजन में पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाने का रोल है। यानी ये क्या करेगा, इस एंजाइम को भी इनहिबिट करेगा और यहाँ वाले इस एंजाइम को भी इनहिबिट करेगा और इस एंजाइम को भी इनहिबिट करेगा। यानी वो क्या करेगा, इसको पाइरुवेट को कन्वर्ट कराएगा पीईपी में, और पीईपी में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये सारे रिवर्सिबल स्टेप है, यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा और यहाँ पे दूसरा एंजाइम है फॉस्फेटेज, उसको क्या करेगा, ये फॉस्फोप्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन कर रहा है वैसे ही इस एंजाइम का जो नॉर्मली फॉस्फोराइलेटेड नहीं रहता है, और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती है तो वो एंजाइम क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड होता है, और वो क्या करता है, इसमें से फॉस्फेट को फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट को हटा देता है। जैसे ही हटा देता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर ये रिवर्सिबल स्टेप है, एक स्टेप ऊपर चला जाता है। फिर ये क्या करता है, हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है, और यहाँ पे दूसरा एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वो क्या करता है, 6 पोजीशन से ग्लूकोज के फॉस्फेट को हटाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो ग्लूकागॉन बाइंड करता है और सेल के अंदर से ग्लूकोज को बाहर निकाल के ब्लड में सप्लाई करता है। तो ये रिएक्शन उन जगहों पर होती है जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता है, और वो स्टोर ग्लूकोज ब्लड में मोबिलाइज कर दिया जाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सके। तो ये तो फिजियोलॉजी हो गई, और जो हमने ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक एंजाइम्स को पढ़ा, स्टेप्स देखे, वो था हमारा ग्लाइकोलिसिस यानी बायोकेमिस्ट्री। दिस वाज द फिजियोलॉजी एंड दिस वाज द बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने इन सबको लिंक कराया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम पाइरुवेट से हम टीसीए साइकिल तक जाएंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड देन ईटीएस पे जाएंगे कि किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दिस इज द होल अबाउट समथिंग फॉर द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस से बस हमें 3 स्टेप्स को ध्यान रखना है कि 3 स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या करना पड़ेगा, पाइरुवेट को पीईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब पाइरुवेट से हमें ग्लूकोज की तरफ जाना है, तो हमें पाइरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाइरुवेट से पीईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई सारे एंजाइम मिल करके इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड देन इसके बाद ये रिवर्सिबल है, यहाँ तक अपने आप चला आएगा। फिर यहाँ पर हमें दूसरा एंजाइम चाहिए जो इसका फॉस्फेट हटाएगा और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये अपने आप रिवर्सिबल यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिर तीसरा एंजाइम हमें यहाँ पर चाहिए है जो क्या करेगा, 6 पोजीशन से फॉस्फेट को हटाएगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। ठीक।